Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So आज बेटा हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज द वाटर. कल हमने स्टार्ट किया था सोर्सेज के बारे में, इसके वाटर के एस्टिमेटेड जो सोर्सेज हैं. नाउ मूविंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. सो बेटा हेडिंग में लें, हम सारा जो है प्रोसेस, ये सारा एनसीईआरटी बुक में से ही पढ़ेंगे, राइट. कल जैसे हमने उस टेबल में उसके सोर्सेस के बारे में पढ़ लिया था. कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें ज्यादा हमें डाटाबेस की जरूरत नहीं है. ये वन ऑफ दोस चैप्टर है जो एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन डाटा मोर देन सफिशिएंट है. इसके बियॉन्ड हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि
चाहे जेई मेंस एडवांस है, नीट है, इतने में से ही बेटा क्वेश्चंस आते हैं हमें, राइट। सो वाटर में बात चलती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबको पता है वाटर डेली पर्पस के लिए यूज हो रहा है, कलरलेस, टेस्टलेस है, और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी ना, हाँ जी बेटा, ओडरलेस भी। आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है? बेटा स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the unusual properties of waters in the condensed phase, that is the liquid and solid states, are due to the presence of extensive hydrogen bonding between water molecules. This leads to the high freezing point, high boiling point, high heat of vaporization, high heat of fusion in comparison to H2S and H2SE. अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, ऑक्सीजन जो है हमारा, एक मिनट, I'm unable to write it. हाँ, H2O, H2S, H2SE, H2TE, टेलुरियम, एंड H2 पोलोनियम, राइट। तो बात ये हो रही है कि जैसे वाटर है, वाटर का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने बॉन्ड पढ़ा हुआ है, आयनिक बॉन्ड, 9th-10th क्लासेस में आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसी तरह से बेटा एक वीक बॉन्ड होता है जिसको कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो वहां से आपको पता चलेगा थोड़ी ये बात क्या कहना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर देखें तो वाटर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द बेंट मॉलिक्यूल, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 104.5 डिग्री। और जो, जी बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? आज कोई कुछ कहना चाह रहा है? मैम स्क्रीन को क्या हो रहा है? मैम फ्रीज हो गई है। फ्रीज हो गई है? मैम मुझे दो तो मिनट। मैम ठीक है मैम। मैम कौन से पेज पे हो? बेटा आई एम ऑन द पेज एनसीईआरटी, अलग अलग है, मैं टॉपिक बता देती हूँ। 9.6.2 द स्ट्रक्चर यस मैम, Yes, ma'am, यस दिख मैम, रहा मेरे है। को तो मैम दिख तो रही है। फ्री ठीक है। बेटा जिनको नहीं दिख रही है ना फ्रीज, उनकी तरफ से नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा कोई। मैम कुछ लिख तो नहीं रहे हो ना? नहीं नहीं, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग। नो मैम ठीक है। ओके कोई बात नहीं बेटा, जिनको सिनम आप बेटा अपनी तरफ से देखिए, नेटवर्क इशू होगा थोड़ा सा, ठीक है, चेक। सो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की बात हो रही है। पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो भारी भरकम से वर्ड्स लिखे हुए हैं, पहले हम जरा स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट कर लें, फिर बेटा समझ आएगा हमें। तो जो वाटर का स्ट्रक्चर है, गैस फेस में बात होती है। तो वाटर हम लिक्विड पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसमें नहीं, गैस फेस में बात कर रहे हैं। वाटर इज अ बेंट मॉलिक्यूल विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5 डिग्री एंड द OH बॉन्ड लेंथ इज 95.7 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ वाटर का। इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि पोलैरिटी बन जाती है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। आप सबको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, हियर इट्स पार्शियल पॉजिटिव। तो पोलैरिटी, हर बॉन्ड को बॉन्ड मूवमेंट असाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल टू नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, और इसको बेंट शेप बोलते हैं। अब इसी वाटर का जो स्ट्रक्चर है, आइस, आइस मतलब वाटर का स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट, ये किसमें है, ये गैस फेस में है। अगर स्ट्रक्चर की बात करना हो तो बेटा वो फिजिकल स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारा जो कंपाउंड है वो कौन से फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में है। तो ये जो बेंट स्ट्रक्चर है वो गैस फेस में। सॉलिड में देखो बात करते हैं क्या होता है, आइस में क्या होता है। अब ये जो ग्रीन दिखा रहे हैं, जो ग्रीन एटम है ये हाइड्रोजन है बेटा, दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो दो ऑरेंज वाले हैं, सॉरी दिस ग्रीन इज ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन है, और ये ऑरेंज वाला हमारा क्या है, हाइड्रोजन। तो आप अगर ध्यान से देखिए, किसी एक वाटर मॉलिक्यूल को बेटा बीच में सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट एनी वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आप देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल को ना
4 वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है। देखो ये होता है नेट। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा, मैम ये आपने एच के ऊपर ये पार्शियल क्या है ये बेटा नेगेटिव चार्ज होता है ना। एक होता है कंप्लीट नेगेटिव, एक होता है कंप्लीट पॉजिटिव, एक होता है पार्शियल नेगेटिव, एक होता है पार्शियल पॉजिटिव। जब आयनिक बॉन्ड बनता है ना, ये देखिए आयनिक बॉन्ड, आप सबको पता है सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये पता है ना। दिस बॉन्ड इज व्हाट? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये मालूम है कि नहीं पता? 9th 10th में ये पढ़ा हुआ है ना। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, P3 बैच, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनता है दैट इज द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और अगर हमारे पास पार्शियल चार्जेस आते हैं, पार्शियल चार्जेस, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा, दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टर्म होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेटा, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने 9th 10th क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसका ऑक्टेट सेटिस्फाइड हो, तो वो ये कैसे करता है, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कोवेलेंट बनता है। तो जब भी बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, तो ये ध्यान देना पड़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड कौन से दो एटम्स के बीच में बन रहा है, वो दोनों एटम सिमिलर है कि डिसिमिलर है। अगर तो डिसिमिलर है, जैसे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है? पार्शियल नेगेटिव, कंप्लीट नहीं डेवलप होता, क्योंकि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो उसी के न्यूक्लियस में पड़ा है, वो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के नहीं आ जाता। अब बात समझ रहे हो? जब ट्रांसफर होती है ना, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, आप एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते हैं, ट्रांसफर होगी। अब समझ रहे हो? और ये वाली, ये जो है ना, ये ट्रांसफर नहीं है, ये शेयरिंग है, कभी इधर कभी इधर, एक ही सिटी में 2 घर, कभी इधर कभी उधर। तो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपना इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के नहीं जा रहा, वो अभी भी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में ही है। तो जब ऐसे सिचुएशन होती है तो बेटा पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं, पार्शियल चार्जेस। और जब कंप्लीट ट्रांसफर होती है तो हमारे पास कंप्लीट चार्जेस डेवलप होते हैं। तो ये सिचुएशन आती है कोवेलेंट बॉन्ड के केस में आती है, और ये आयनिक के केस में आती है। अभी के लिए इतना बहुत होगा तुम लोगों के लिए समझने के लिए, ठीक है। तो वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। अब बात ये है कि आइस में एक क्वेश्चन ये आता है कि आइस, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो कहा जाता है कि आइस की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करती है, ठीक है ना। तो डेंसिटी हमारी क्या होती है, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है? दैट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो होता क्या है, जो एक वाटर मॉलिक्यूल है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो मैं डॉटेड लाइन दिखा रही हूँ, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय द 4 वाटर मॉलिक्यूल्स वाया क्या? वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स आइस के अंदर, ठीक है। तो ऐसे के कारण देखो, आप नोटिस करो, ये मैंने एक, मतलब यहां से इस पूरे बड़े स्ट्रक्चर से फिगर 9.2 में से मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल उठाया और आपको दिखाया कि एक वाटर मॉलिक्यूल फर्दर कितने वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है? 4 से। तो ऐसे ये वाला जो वाटर है, ये वाटर 1 ले लो, ये वाटर 2 भी आगे ऐसे होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा लाइक दिस, ठीक है। ये वाला भी फर्दर 4 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडिंग होगा। ऐसे करते करते हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको कहते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। तो आइस का एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और आप ध्यान से देखें तो इस केज लाइक स्ट्रक्चर में आपको क्लियर दिख रहा है वेकेंट स्पेसेस हैं, वेकेंट स्पेसेस हैं। तो ऐसा होने के कारण वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये केज लाइक स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है? ये केज लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है।
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण, ये केज लाइक स्ट्रक्चर बढ़ने के कारण, वेकेंट स्पेसेस आने के कारण वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, डेंसिटी लेस हो जाती है, डेंसिटी हमारी कम हो जाती है। ठीक है, और अगर आइस की डेंसिटी बेटा कम हो गई, अगर आइस की डेंसिटी कम हो गई तो दैट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर? यस बेटा, तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है। तो आपको आज के बाद कुछ भी पढ़ना है तो यू हैव टू बी केयरफुल। स्ट्रक्चर फिजिकल स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। गैसियस फेस में बेंट है और आइस मतलब वाटर सॉलिड स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ आइस है, तो उसका ये केज लाइक स्ट्रक्चर है। और उस केज लाइक स्ट्रक्चर में ये डॉटेड डॉटेड से दिखाया हुआ है, एक वाटर मॉलिक्यूल को 4 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड कंपैरिजन टू आयनिक एंड कोवलेंट। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, फिर कोवलेंट है और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो बातें कर रहा है वो ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज में लेके, अब आप देखो, अब आपको समझ आएगी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें क्या लिखा था। हम सबको पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट बर्फ कब बनती है, पानी को फ्रिज में डालो तो फ्रीजर में रखते हो तो बर्फ बनती है ना वाटर का, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सबको पता है 100 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 ठीक है, तो वो ये सारी बातें बोल रहा है कि जो हाई फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड हाई फ्रीजिंग पॉइंट है, ये आपको लग रहा है कि कम है बॉइलिंग की कंपैरिजन में, लेकिन अदरवाइज ये ज्यादा है। और वो कहता है इसका कारण क्या है, क्यों वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हाई है, क्यों बॉइलिंग पॉइंट हाई है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का क्या मतलब होता है कि कितनी हीट देके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो मैं यहाँ आपको ये प्रोसेस बता देती हूँ, आप लिख भी सकते हैं बेटा अपने नोट्स में, ये जो वैल्यूज दी हुई है हीट ऑफ वेपोराइजेशन का ये मतलब है। अब आप इसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वाटर किसमें चेंज हो जाएगा, गैसियस वेपर्स में चेंज हो जाएगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और फ्यूजन का मतलब क्या है, मेल्टिंग होना, सॉलिड है मतलब आइस, और हीट ऑफ फ्यूजन देंगे आप तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर लिक्विड में। तो आपको पता है सॉलिड मतलब आइस हो गया। आइस का भी स्ट्रक्चर देखा था आप लोगों ने, केज लाइक स्ट्रक्चर था आइस का, आइस एज अ केज लाइक स्ट्रक्चर ना, तो उसमें हम जब हीट ऑफ फ्यूजन देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। तो रीजन क्या है, हर चीज हाई होने का एक ही रीजन है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब उसी के ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन का मेंबर सल्फर है, तो क्या H2S में भी ऐसा होगा, सोचने में आता है कि वाटर ऐसा कर रहा है तो क्या H2S भी ऐसा करेगा, तो आंसर इज नो, H2S नहीं करेगा क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए उसके फ्रीजिंग, बॉइलिंग, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, in comparison to other liquid, water has a higher specific heat, thermal conductivity, surface tension, dipole moment, dielectric constant। बेटा ये सारी टर्म्स ना यू आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स। कुछ हमने बॉन्डिंग में कवर करी हैं, हमने डायपोल मूवमेंट कर लिया हुआ है। ठीक है, वी नो द वर्ड ऑफ डायपोल मूवमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमने करा हुआ है। तो कुछ चीजें शायद आपके लिए नई है, कुछ पुरानी है, और जो बच्चे P3 बैच के उनके लिए तो सब कुछ आई थिंक नया है। तो बेटा घबराना नहीं है, ये हो जाएगा, सारा कवर कर दिया जाएगा। अभी के लिए आप थोड़ा सा बस इसको हल्का फुल्का सा याद कर सकते हैं, जैसे टर्म है, टर्म के मीनिंग से पता चल रहा है। हायर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक हीट हायर होती है। थर्मल, नाउ अब आपके दिमाग में चल रहा होगा स्पेसिफिक हीट क्या होती है, किसी को पता व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट, एनीबॉडी नोज स्पेसिफिक हीट क्या होती है। सपोज करो मेरे पास 1 किलोग्राम वाटर है, ठीक है, मैं समझाती हूँ तुम्हें स्पेसिफिक हीट क्या होती है। मान लो मेरे पास 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है और वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब मैंने इस 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर क्या करना है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो मुझे क्या सप्लाई करनी पड़ेगी बेटा? हीट हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो इस हीट को मैं क्या बोलूंगी? इस हीट को क्या बोलूंगी मैं? स्पेसिफिक हीट। Specific heat. What is the specific heat of a substance? It is the amount of energy required to raise the temperature of 1 kilogram of the substance by 1 degree centigrade. If you want to write, you can. अगर आप लिखना चाहते हैं तो बेटा आप लिख लें। मैं आपको व्हाइट पेज पे इसकी डेफिनेशन दे देती हूँ। व्हाइट पेज यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? So, specific heat of a substance is amount of energy, is the amount of energy required to raise the temperature of 1 kilogram of the substance by 1 degree centigrade. ये होती है स्पेसिफिक हीट। तो ऑब्वियसली बेटा अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करनी पड़ेगी ना। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो H2S में तो है नहीं है, तो उसके अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाना है तो इजीली बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे किसी तरह की इंटरेक्शंस तोड़नी नहीं पड़ेंगी। लेकिन अगर वाटर की बात करो तो एक वाटर और दूसरे वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है, तो उसको ब्रेक करने के लिए वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसलिए वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो ज्यादा होती है। थर्मल कंडक्टिविटी आप समझते हैं, वाटर जल्दी गर्म होता है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी, हीट कंडक्ट होती है वाटर में से, राइट। तो ये सिंपल सी टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने से आ जाएगी। हर चीज हाई है, शॉर्टकट में बात करें हर चीज हाई है वाटर के केस में, राइट। तो कोई भी प्रॉपर्टी है सब हाई है। अब इसका टेबल देखें जरा। शुभ जी जी मैम, तो NH2 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी सॉलिड स्ट्रक्चर में, या फिर उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? किसमें? NH2 में। NH2 में? यस मैम। NH2 तो होएगा ही नहीं, अमोनिया आएगा। ओके मैम। अगर तो NH2 इसमें होगा तो बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा ना फिर उसके ऊपर। यस मैम। अमोनिया की बात कर रहा है तू? हाँ, Yes, अमोनिया ma'am. में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल होगी। अमोनिया एज अ गैस और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल होगी। ओके मैम। एक अमोनिया और दूसरे अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन तो मैम सबसे हाँ हाँ मैम तो इसमें भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी? हाँ, पर अमोनिया तो पहले ही गैस है ना। नहीं, मैं इसके सॉलिड स्ट्रक्चर में बोल रहा हूँ कि अगर इसको कन्वर्ट कर दिया सॉलिड में। हाँ, तो गैस को करना पड़ेगा ना। वाटर तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, अमोनिया रूम टेम्परेचर पे गैस होती है। यस मैम। तो अगर गैस को तो करेगा सॉलिडिफाई, डायरेक्ट तो नहीं कर सकता ना, पहले गैस को तो लिक्विफाई करेगा, यस मैम। फिर सॉलिडिफाई करेगा, तो वो जल्दी हो जाएगी। सो वो सॉलिडिफाई, बात अलग अलग चल रहा है ना टॉपिक। नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। हाँ, वैसे जनरल बता रही हूँ कि अमोनिया में भी होगी, लेकिन अमोनिया रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। एक जनरल आपको जब पढ़ाया जाता है तो आपसे सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाता है, ध्यान से समझना ये बात। अगर मैं आपसे पूछूं लिक्विड का, एक कोई भी जनरल लिक्विड है, फॉर एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड की बात करो, ये हमने बात तब भी करी थी जब केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ा था। ध्यान से सुनना मेरी बात फटाफट। फॉर एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले लो, टेक एनी लिक्विड। अगर मैं तुमसे पूछूं किसका वॉल्यूम ज्यादा है, सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है कि लिक्विड का, क्या आंसर होगा तुम्हारा? वैसे तो लिक्विड का होता है। हाँ, लिक्विड का होता है, ठीक है ना। फॉर एनी लिक्विड लाइक अमोनिया इटसेल्फ ले लो, लेकिन फॉर वाटर के लिए क्या होता है? सॉलिड का ज्यादा, सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। रीजन वो केज लाइक स्ट्रक्चर होना, वाटर का 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना, अमोनिया 4 हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी बना रहा है बेटा। यस मैम। ओके मैम। थिंग्स आर लिटिल बिट डिफरेंट। और यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं सिंपली वाटर की, हाइड्रोजन के कंपाउंड की, सिर्फ वाटर की, ठीक है।
नेक्स्ट टेबल बेटा ये हो जाएगा सारा, ये इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ जी बेटा, मैम सरफेस टेंशन मतलब? सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी होती है बेटा लिक्विड्स की टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया, टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। ये आप लोगों ने पढ़ा है आई थिंक, रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल की होती है, 9th-10th की फिजिक्स में आते हैं ये क्वेश्चंस, जहां तक मुझे याद है आते हैं 9th-10th में। व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, कभी देखे? वो लीव्स में पड़ी होती है, रेन ड्रॉप स्फेरिकल होता है, कोई और शेप क्यों नहीं होती? हाँ जी, कोई एक्सप्लेन करेगा? सरफेस टेंशन लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। हाँ जी, एनीवन? किसी को नहीं पता? फिर बेटा फिजिक्स में पढ़ना है इसको, फिर मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। ये बेसिकली सरफेस टेंशन फिजिक्स का है, ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन पे रहता है। इसका थोड़ा सा हल्का सा सुन लो फटाफट। जैसे ये मेरे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, एक गिलास पानी का भरा हुआ है, ठीक है, गिलास फुल ऑफ वाटर। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझना मेरी बात, एक वाटर मॉलिक्यूल सिलेक्ट कर लो जो ग्लास के मिडल में है, और एक वाटर मॉलिक्यूल सिलेक्ट कर लो जो ग्लास के अपर लेयर में है। तो मुझे बताओ, क्या दोनों सिमिलर एनवायरनमेंट में है? नो मैम, नो मैम। जो बल्क में है, जो बल्क में है, उसको सारे मॉलिक्यूल्स इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। लेकिन जो सरफेस पे है उसको तो सिर्फ इनवर्ड फोर्स लग रही है ना, अंदर अंदर से वाटर मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। यस मैम। तो ये स्ट्रेच्ड मैम ये को मेम्ब्रेन, दोबारा बता दो। एक्चुअली आप लोग एक्सप्लोर बहुत करते हो चीजों को ना, ये एक्चुअली फिजिक्स की चीजें हैं सारी। एक मिनट फटाफट सुन लो, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, 1 मिनट लगाने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये चीजें बेटा अलग अलग सब्जेक्ट्स की आती हैं, ये चीजें अब यहाँ वाटर में मेंशन कर दी है उन्होंने। नाम देखो, सरफेस पे टेंशन, तुम्हें कोई भी साइंटिफिक टर्म का मतलब समझना है ना, तो उसके नाम में मतलब होता है। अब आपने मेरे से पूछा मैम बताओ सरफेस टेंशन, तो नाम से क्या लग रहा है? टेंशन एट द सरफेस, सरफेस पे टेंशन क्यों है? अब मैंने बोला आप एक ग्लास ले लो, और ये वाटर है इस पे, ठीक है, वाटर ग्लास में क्या होगा, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। आप एक वाटर मॉलिक्यूल इमेजिन करो जो बल्क में है, जो जिसको मैंने डार्क रेड करा है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल को चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ऊपर से भी, आउटवर्ड भी, इनवर्ड भी, समझ रहे हो? इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ये सेंटर वाले वाटर मॉलिक्यूल को। यस मैम। अब तुम Yes, सरफेस ma'am. वाला ले लो, सरफेस वाला, सरफेस पे एक वाटर मॉलिक्यूल लेके देखो, क्या वो सेम एनवायरनमेंट में है जो बल्क में था रेड वाला? ना, जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल है उसको तो सिर्फ ये वाले वाटर मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेंगे ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। क्या कहते हो? तो अब ये ऐसे नहीं दिखता वाटर का, ऐसे नहीं दिखता तुम्हें वाटर ऊपर, कभी ध्यान से देखा है? वो ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह होती है जो ऊपर लेयर होती है। इट्स जस्ट लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। कोई ग्लास हो ना बोरोसिल का, बढ़िया सा दूर रख के देखना उसको, आधा पानी भर के, तुम्हें दिखेगा, ये सीधा नहीं दिखता, ये ध्यान से कर देखो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो यानी कि ये जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, दे आर इन लिटिल बिट टेंशन। टेंशन में क्यों आ गए? क्योंकि इनको इनवर्ड फोर्स तो लग रही है पर आउटवर्ड फोर्स नहीं लगती है। तो इसके कारण वो जो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, दे ट्राई टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, अब ये नीचे को खींच रहे तो ऐसे स्फेरिकल शेप नहीं बन जाती, ऐसे नीचे को होता जाएगा, इनवर्ड फोर्स लगती जाएगी। तो दिस इज द सरफेस फिनोमिना। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे आप बीट वाटर की बात करो, कोई भी लिक्विड ले लो, ईथर, एसीटोन, टेक अल्कोहल, एनी लिक्विड मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ड्यू टू द इनवर्ड फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आउटवर्ड कोई फोर्स नहीं होती है, ठीक है। तो दैट इज द सरफेस टेंशन। और ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है अच्छी खासी, तो ज्यादा खींचेंगे तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा रहती है इसकी। हाँ जी, अब ये सारी प्रॉपर्टीज बेटा आपको क्लियर है। हैवी वाटर से कंपेयर कर लो, ये सिंपल वाटर है, D2O को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द हैवी वाटर। हैवी वाटर तो हमने जैसे H2D2 की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसी तरह से वाटर और हैवी वाटर का है। तो अब मेल्टिंग पॉइंट देख लो किसका ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब होती है, जब वाटर बनता है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 285.9 किलो जूल पर मोल। जब हैवी वाटर बनता है तो 294.6 किलो जूल पर एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब ओडी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता होगा तभी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? वीक है, रिलेटिवली वीक है। और ओडी बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ऑब्वियसली अगर ओडी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बेटा उसी की ज्यादा होगी। मैक्सिमम द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, हम कहते हैं वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 273, ठीक है, 273 केल्विन और 4 ऐड कर दो तो ये हमारा कितना बन गया? अप्रोक्सीमेटली 273.15। तो ये डेंसिटी जो है टेम्परेचर, मतलब किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है, तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, ठीक है। तो इसकी देखो, इसकी 284 ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ये देखो डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिस डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी हैवी वाटर की थोड़ी सी ज्यादा है। विस्कोसिटी भी हैवी वाटर की ज्यादा है। विस्कोसिटी होती है बेटा सेंटीपॉइस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, सेंटीपॉइस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ये सारी टर्म्स ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा लिक्विड्स के चैप्टर में। देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जी जी मैम तो जब सेम जो टेम्परेचर होता है इंक्रीज कर देते हैं D2O में, तो उसकी डेंसिटी कैसे बढ़ जाती है? D2O बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे होता है ना बेटा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा? D2O में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि H2O के ज्यादा होंगे? तो डेंसिटी क्या होती है अपनी? मास बाय वॉल्यूम नहीं होता, तो वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी पे हो जाएगा ना सारी पॉइंट। वॉल्यूम थोड़ा अपना कम तो डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ओके। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा है? वो भी वाटर का ज्यादा है। वो देखो सारे पैरामीटर्स में D2O ज्यादा है, ध्यान से देखना जरा, आप देख रहे हो हर पैरामीटर में, हर फिजिकल प्रॉपर्टी में, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेंशन की हुई हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब आता है। सिर्फ एक पैरामीटर है जहां पे वाटर आगे है, व्हाट इज दैट? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो किसका ज्यादा है? वाटर का ज्यादा है, ठीक है, ये बात याद रखना। बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज D2O की ज्यादा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में भी तो ज्यादा है। हाँ यस यस, नहीं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेटा अलग चीज है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कि कितनी हीट रिलीज हो रही है D2O के बनने से। हाँ कह सकते हो आप, ज्यादा नहीं है वो, आप गलत सोच रहे हैं। आप ना इसको नेगेटिव साइन के साथ देख रहे हैं, डोंट लुक इट विद द नेगेटिव साइन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये देखो बेटा क्या होती है, बिकॉज अगर आप खुद एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो चैप्टर मुश्किल लगेगा, थोड़ा आपको लैंग्वेज इजी करके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखो क्या होता है। H2 plus O2 to form H2O, ठीक है, इट्स D2 plus O2 to form D2O। तो जब कोई भी कंपाउंड बनता है तो बेटा हीट रिलीज होती है कि नहीं? यहाँ पे कितनी हीट रिलीज होगी? 285.9, यहाँ पर कितनी होगी? 294.6। तो इसको जब एंथैल्पी के फॉर्म में लिखते हैं ना तो बेटा नेगेटिव साइन लगा देते हैं, एक्सोथर्मिक। अगर किसी भी प्रोसेस में हीट रिलीज होती है ना तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इज इट क्लियर? तो आप नेगेटिव साइन लिख ले। बात समझ गए मेरी, मैं क्या कहना चाहती हूँ? यस मैम। ओडी बॉन्ड बेटा ज्यादा स्ट्रांग होता है ना एज कम्पेयर टू OH। अगर ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम आपका ज्यादा स्टेबल होता है ना, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना होता है। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, द टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज इधर हो गई तो फिर सिस्टम की कम हो गई, अगर सिस्टम की एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, समझ के? तो उस पैरामीटर को नहीं लेना हमने कंसिडरेशन में। टेबल बिल्कुल भी तरणवीर तो चिंता मत किया, अगर टेबल बेटा बिल्कुल याद नहीं करना, मतलब ही नहीं वैल्यूज तुम लोगों ने याद करनी है, लेकिन पेपर में मेरे को कैसे आएगा किसकी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है, हैवी वाटर की वाटर की? ठीक है, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, हैवी वाटर की वाटर की? मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? कम ज्यादा पूछते हैं, वैल्यूज नहीं मेमोराइज करनी होती है। टेबल का मतलब ये नहीं है कि तुमने ये सारी वैल्यूज को याद करना है, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ कम ज्यादा, रिलेटिवली लेस, रिलेटिवली मोर, बस।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबको क्लियर है, D2O आगे है सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को छोड़ के। जी एक्सक्यूज मी, T2O कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिकल? D2O बिल्कुल होता है बेटा, एक्सपेरिमेंटली जो प्रॉपर्टी हम नहीं स्टडी कर सकते हैं ना, पैरामीटर्स नहीं दिए हुए तो उसमें कोई दिक्कत होती है। आप समझो हैवी वाटर की कंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, फॉरेन ऑथर की बुक्स में दी होती है, ठीक है, कंडक्टर करता है लेकिन बहुत लेस। अब वाटर भी कौन सा होता है, अब आप सोचते हो कि अगर हाथ गीले हो तो करंट बड़ी जोर से लगता है ना, तो फिर यहाँ पर तो वैल्यूज देखना जरा कंडक्टिविटी की, ये देखो प्रैक्टिकली चीजों को सोचो तो इसका रीजन कोई मुझे बताएगा। यहाँ पे तो देखो -8, 0.00005 नॉन डिस्टिल्ड वाटर होता है जो टैप में होता है। हाँ जी बेटा, क्या होता है वो? नॉन डिस्टिल्ड। हाँ यस गुड। अब आप देखो कई बार हाथ गीले हो तो बहुत जोर से करंट पड़ता है, एक तरफ, इसका मतलब वाटर इज अ गुड कंडक्टर, वहां पे तो ऐसे लगता है ना हमें, हाथ अगर गीले होते हैं तो करंट जोर से लगने का मतलब क्या है, समझ रहे हो, करंट पास कर रहा हो। और उधर वाइज अगर वैल्यू देखो एक्सपेरिमेंटल, ये तो बड़ी कम वैल्यू है, इसको तो देख के लगता है कि वाटर कंडक्टिविटी नहीं करता आएगा, बहुत ही कम कंडक्टिविटी है। उसका रीजन पता है क्या होता है, ये जो बात कर रहे हैं ना, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्योर वाटर बेटा, और हमारे हाथ जिस वाटर से वेट हुए हैं, गीले हुए हैं, वो वाटर प्योर नहीं है, उसमें बहुत सारे आयंस पड़े हुए हैं, ठीक है, वो प्योर वाटर थोड़ी ना, प्योर वाटर का मतलब होता है विदाउट एनी आयंस। और घर में जो पानी आ रहा है अपने, उसमें कैल्शियम है, उसमें मैग्नीशियम है, ठीक है, उसमें बाइकार्बोनेट है, मतलब ये सारी चीजें हैं, आयंस पड़े हुए हैं, और आयंस आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए करंट जोर से पड़ता है। वो वाटर प्योर नहीं होता, इम्प्योर वाटर होता है, एक तरह से कह सकते हो। ये जो इतनी कम कंडक्टेंस दिखा रहे हैं ना, ये प्योर वाटर की होती है, ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम जी जी, नेचुरल फॉर्म में जो वाटर एग्जिस्ट करता है वो तो इन दोनों का मिक्सचर होता है ना। नेचुरल फॉर्म मतलब नेचुरल फॉर्म आप किस तरह से कहेंगे? नेचुरल फॉर्म तो बेटा है ही ओशंस, नहीं। एक ओशंस, मिनट, रिवर्स वगैरह। हाँ ये वाला, ये तो बेटा अलग अलग है, इसमें तो सॉल्ट मिक्स होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इनमें तो बहुत ज्यादा सॉल्ट होते हैं। कभी कोई बच्चा सी में गया हो तो देखा नहीं कितना नमकीन पानी होता है, आंखों में चला जाए कितनी जलन होती है। मैं ये सिर्फ तो वाटर बेटा इनमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं बेटा, ये आप समझे नहीं, नेचुरल वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वाटर के सोर्सेस तो यही है हमारे पास पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं देखूं तो वो तो लैब में हम सिंथेसाइज करते हैं, वो तो हम लैब में बना रहे हैं ना, ऐसे करके, ये तो मैंने लैब में बनाया, पर नेचुरली तो वाटर मुझे ऐसे मिल रहा है ना। तो यहाँ से जो भी वाटर मिलेगा बेटा, वो बहुत सारे सॉल्ट्स के साथ होगा, समझ रहे हैं? यस मैम। मैम अगर इस वाटर को डिस्टिल करके मैंने रख लिया तो हाँ, वो हाँ H2O और D2O का मिक्सचर होगा ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैम उसमें से लेकिन मैं उसमें H2O, D2O, लेकिन बेटा उसमें D2O बहुत कम होगा, बहुत कम मात्रा में होगा उसमें D2O। मैम उसको अलग कर सकता हूँ D2O और H2O को हाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। बिल्कुल, डिस्टिलेशन से तो नहीं कर पाएंगे, लिटिल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी नहीं कर पाएंगे बेटा, उसके लिए कोई और अलग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, बहुत प्रिसाइज, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखो बहुत ही कम है। आप देखो ये 373 पे बॉइल्ड वेपर्स बनाएगा ना, और ये 374.4 पे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा के, हाँ कह सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो सबसे एडवांस टेक्निक होती है ना, उससे कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, गुड। मैम जहाँ पे D2O की वैल्यू नहीं दी उसमें क्या लेना? कोई वैल्यू नहीं लेनी बेटा, वो उससे भी कम प्योर बुरा कंडक्शनल होगा, वाटर से भी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी D2O की। मैम तो ग्रेटर तो H2O है ना? हाँ ग्रेटर H2O आ जाएगा उसमें, हाँ वाटर की कंडक्टिविटी में, ठीक है। तो डिस्टिलेशन से बिल्कुल बेटा आप कर सकते हैं, लेकिन आप आंसर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लिखेंगे, आप उसका आंसर लिखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूजिंग द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स। वो बड़ी बड़ी लेंथ के हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स लेते हैं, तो उसके थ्रू कर सकते हैं हम, बिल्कुल सही सोचा आपने। हाँ जी, इज इट क्लियर? यहाँ किसी ने कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की, मैंने बता दी। अब यहाँ पे बर्फ जो घर में जमाते हो आप, आपसे अगर पूछा जाए आइस, आइस को कभी ध्यान से देखा है? क्रिस्टल क्रिस्टल जैसे दिखते हैं, बहुत ध्यान से देखो तो। यस मैम, बहुत बार देखा है। यस मैम, यस मैम। आइस के पता है कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं? टोटल 9 टाइप्स ऑफ आइस होती है हमारे पास।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये देखना ध्यान से पढ़ना। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। यहाँ पे क्वेश्चन डेवलप होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Ice crystallizes in the hexagonal form, but at very low temperatures, it condenses to the cubic form. ठीक है? The density of ice is less than that of water. Therefore, an ice cube floats on water. In winter season, ice formed on the surface of a lake provides thermal insulation, which ensures the survival of the aquatic life. This fact is of great ecological significance. तो यहाँ पर जो आइस की बात हो रही है, बेसिकली 9 टाइप्स ऑफ बेटा आइस होती है हमारे पास। 9 तरह के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं आइस के हमारे पास, 9 टाइप्स ऑफ। ठीक है, अभी तो और भी बड़े डिस्कवर हो रहे हैं, तो हमारे दिमाग में तो एक ही चलता है ना आइस का। तो ये पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेयर 670 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आपने न्यूमेरिकल कर दिया, मोल कॉन्सेप्ट में तो आपको ये पता होगा सारा अच्छे से। तो आइस की कौन सी फॉर्म होती है? हेक्सागोनल होती है बेटा। लेकिन बहुत लो टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे इसकी कौन सी फॉर्म होती है? क्यूबिक फॉर्म। क्यूबिक फॉर्म, ठीक है, हेक्सागोनल एंड क्यूबिक फॉर्म। ये तो 2 फॉर्म्स के बारे में बात करी है। 9 तरह की आइस होती है बेटा, 9 तरह के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास आइस के। अभी और भी डिस्कवर हो रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। तो लेकिन आपको इन 2 के बारे में बस फोकस रखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हेक्सागोनल और बहुत लो टेम्परेचर पे क्यूबिक, भूलना मत इस बात को, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट। Excuse me? जी जी, तो नॉर्मल रूम प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर बेटा, वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे बात कर रहे हैं। सी लेवल पे है, अबव द सी लेवल है, बिलो द सी लेवल है। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्लेन्स में है, तो प्लेन्स में हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेके चलते हैं? 1। अगर तुम हाई अल्टीट्यूड हिल्स पे जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, लेस देन 1। अगर तुम सी से नीचे जाओगे, सी लेवल पे नीचे जाते हो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर देन 1 होता है। दैट डिपेंड्स। तो हम बात करें तो हेक्सागोनल, मैम तो इसकी हेक्सागोनल शेप क्यों नहीं मिलती हमें? किसकी? आइस की। आइस की हेक्सागोनल फॉर्म क्यों नहीं दिखती? यस मैम। अरे ये तो अलग, ये वो लैब वाली कंडीशंस थोड़ी है। फ्रीजर में वो लैब बोलता है, रैंडम कंडीशंस होती है फ्रीजर में। ये जो बातें कर रहे हैं साइंटिफिकली एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, लैब की बातें कर रहे हैं। वो तो Okay, बेटा ये तो प्योर वाटर को फ्रीज करने की बात हो रही। घर में प्योर वाटर आता ही नहीं है। घर में Okay. प्योर डिस्टिल्ड वाटर थोड़ी पीते हैं, मर जाएंगे अगर डिस्टिल्ड वाटर पियेंगे। बॉडी को सोडियम नहीं चाहिए किडनी के फंक्शन के लिए, पोटाशियम नहीं चाहिए। अब बात समझ रहे हो? डिस्टिल्ड Okay. वाटर हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए डिस्टिल्ड वाटर थोड़ी अच्छा है। घर में आरओ उठवा के लगा देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस है ना, आरओ लगा लो, आरओ बड़े सेफ हम फील करते हैं। आरओ का आपको पता है आरओ का मतलब क्या होता है? क्या करता है आरओ? रिवर्स ऑस्मोसिस करता है। एक्सेस ऑफ सॉल्ट रिमूव करते हैं ना, वो टीडीएस वैल्यू आ रही। अगर किसी ने देखा हो घर में किसी के आरओ लगता हो, वो लेके आते हैं थर्मामीटर जैसा, वो बताएंगे आपकी टीडीएस वैल्यू इतनी है, डिसॉल्व सॉल्ट। और लोगों को पता, लोग पता क्या कहेंगे? इसको सेट कर दो जी 160, बहुत बढ़िया पानी पियेंगे हम, ठीक है। नहीं सॉरी, कम कर दो, इसको कम करो। कहते हैं 100 से कम कर दो, जितना 80 कर दो, 90 कर दो, 70। लोगों को पता है नहीं है, बॉडी में भाई सॉल्ट्स भी चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो इसकी जो प्रॉपर वैल्यू होती है ना, 100 और 120 तक रहे, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे गांव है, जंगलों को काट के घर बन रहे हैं, वहां पर जहाँ पे खेती एग्रीकल्चर लैंड्स पे घर बन रहे हैं, वहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा खेती होने के कारण सॉल्ट बहुत डिसॉल्व होते हैं सॉइल में। तो पानी तो अंडरग्राउंड ही आता है ना, तो वहां पे 300-400 तक टीडीएस चली जाती है। टीडीएस का मतलब पता है क्या होता है? टोटल डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर। तो ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो लोग घर में आरओ लगवाते हैं, वो कहते हैं जी जितनी वैल्यू कम होगी ना उतना बढ़िया होगा। गलत होता है। एवरेज अच्छी वैल्यू 100-120 होती है, 70-80 नहीं होती। अभी चेक करना, कभी भी आएंगे वो चेक करने, कभी 80-70 वैल्यू मत रखवाओ, ये गलत होती है। क्या मैम? कहने का मतलब ये जो बर्फ तुम घर में देख रहे हो, जो आर्यन पूछ रहा है हेक्सागोनली दिखती है, वो कौन सा प्योर वाटर है मेरे पास? ये तो प्योर वाटर की आइस हेक्सागोनल की बात हो रही है। हाँ जी बेटा पूछे। ओके, ठीक है। हाँ जी तरणवीर, इधर 2 ही दे रखी है, तू परेशान ही होता रहा। अगर तेरे को 9 कर के क्या करना है जो तेरे सिलेबस में नहीं है? मैंने वैसे तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए बता दी है।
बस बोलो सही, अच्छा। तो पीछे पड़ जाता है। तेरे को क्या ले, तूने 9 के, मैंने तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि 9 होती है, 9 से ऊपर भी डिस्कवर हो रही है, वैसे बता देती हूँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। नहीं तो तुम्हारे लिए तो एक ही बर्फ होती है, पानी में डालो ठंडा करके पी लो, ठीक है। और ध्यान रखना हेक्सागोनल, क्यूबिक, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसको स्ट्रक्चर डिफर नहीं कर सकते हम जिस ऑब्जेक्ट में डालेंगे? हाँ, हम अगर ग्लास में डालते तो ग्लास की शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अरे नहीं, वो थोड़ी, वो तो अलग चीज है, लेकिन आइस के एक बेसिक, बेटा क्रिस्टल्स होते हैं ना छोटे छोटे, लैब में कभी क्रिस्टलाइन मेथड किया हो तो उसका ऐसे होता है, पढ़ोगे सॉलिड्स का चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। ओके। ये ऐसे होती है, एज लेंथ होती है, एंगल होते हैं, तो ये एक छोटे क्रिस्टल की से डिफाइन होती है चीजें कि उसका कैसे होगा, ग्लास की शेप से नहीं डिसाइड होएगा, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ये बेटा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मूविंग टू फास्ट, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, जो बीच में मैं पैराग्राफ छोड़ रही हूँ आपने खुद पढ़ने, कुछ खास नहीं है उसमें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में बेटा एम्फोटेरिक नेचर मैंने आपको पहले उस दिन लिखवा दिया था सारा। एम्फोटेरिक वाटर जो है वो एज एसिड भी बिहेव करता है, एज अ बेस भी बिहेव करता है, ये सारे आपने रिएक्शन अपनी नोटबुक में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। वाटर जो है एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। एक्टिव मेटल्स सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कराओ, हाइड्रोजन गैस बनाने का एक मेथड भी है। और वाटर को ऑक्सीडाइज भी किया जा सकता है ऑक्सीजन में, मतलब वाटर की रिडक्शन भी होती है, वाटर की ऑक्सीडेशन भी होती है। मुद्दे की बात ये आपने याद क्या रखना है, जब आप वाटर की बेटा रिडक्शन करेंगे, व्हेन यू विल डू द रिडक्शन ऑफ वाटर, तो आपका प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन। और जब आप वाटर की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, दैट इज द ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन में। और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, क्या होता है, वाटर यूज करता है ना प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, तो क्या रिलीज करता है अपनी ऑक्सीजन गैस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, साथ में उसका खाना बनता है। और कौन सा नॉन मेटल है, फ्लोरीन जो है वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, ऑक्सीजन में। तो आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर में वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन का भी हो सकता है। अगर वाटर रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करने का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन का +1 है, ये 0 हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का, यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पे क्या हो गया इसका 0, ठीक है। ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट -2 से 0 क्या होती है, ऑक्सीडेशन, +1 से 0 क्या होती है, रिडक्शन, ठीक है। रिडॉक्स की बात हो रही है, तो अगर रिडक्शन की बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन की बात करनी है तो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। तो ऑक्सीडेशन में वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, 2 प्रोसेसेस है, एक फोटोसिंथेसिस और एक कौन काम कर रहा है, फ्लोरीन गैस को लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वाटर को ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीडाइज कर देगा। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है वाटर का सबसे ज्यादा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने आई थिंक पहले बच्चों को बताया हुआ है थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, नमक, टेबल सॉल्ट जो घर में खाते हैं, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। जब इसको वाटर में डालते हैं तो बेटा ये डिसॉल्व हो जाता है ना, ये आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड है। तो जब हम इसको नमक को वाटर में डालते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाता है। तो कैसे डिसॉल्व होता है बेटा, कैसे डिसॉल्व होता है, वाटर जो है उसका जो पॉजिटिव एंड है वो कौन है, हाइड्रोजन, पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन है। और वाटर का जो नेगेटिव एंड है वो क्या है बेटा, अपना ऑक्सीजन, ठीक है, दैट इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होंगी, अपनी अट्रैक्शंस होंगी। तो इन अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, ये वाटर की अट्रैक्शन से, ठीक है, वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है वो आयनिक कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट से अट्रैक्शन कर रहा है, वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव पार्ट से अट्रैक्शन कर रहा है। तो अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी, वो रिलीज्ड एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगी और ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा ना वाटर का, उतनी ये आयनिक बॉन्ड को वीक करेगा। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उसके कारण क्या करता है, ये नंबर ऑफ कंपाउंड्स को क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। So due to high dielectric constant, it has a very strong hydrating tendency. It dissolves many ionic compounds
certain covalent and some ionic compounds are hydrolyzed in water. ये देखो P4O10 बेटा ये ना एक ऐसा रिएक्शन है जो हर साल नीट में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में आता ही आता है हर साल। तुम अपने दिमाग में बिठा लो, हाइड्रोलिसिस का मतलब पता क्या होता है? लाइसिस। लाइसिस का वर्ड होता है ब्रेकेज, तोड़ना। हाइड्रो का मतलब क्या? वाटर को तोड़ना। अगर तुम वाटर को ब्रेक करोगे तो बेटा किस में करोगे? किस में ब्रेक करोगे वाटर को? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। क्या कहते हो? जब भी आप ब्रेक करोगे वाटर को, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में हमेशा वाटर ब्रेक होगा। तो देखो P4O10 की हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन रहा है? H3PO4, ठीक है। SiCl4 की हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो क्या बनेगा? SiO2 + 4HCl। ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ये मैकेनिज्म होता है बेटा सारा। जैसे पहले वाटर जो है वो उसके वाटर के बॉन्ड टूट जाएंगे और चारों क्लोरीन की जगह ये सिलिसिक एसिड बन जाएगा। ये फिर अपने एक और सिलिसिक एसिड के साथ कंबाइन करके कंडेंसेशन रिएक्शन जाएगा और SiO2 बना देगा हीट करने पे, ठीक है। ये इस तरह से होता है। ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। आपको भी समझ नहीं आएगा, पी ब्लॉक में पढ़ोगे तो जाके समझ आएगा। फिलहाल आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोलाइसिस में हम वाटर को किस में ब्रेक कर देते हैं? H पॉजिटिव + OH नेगेटिव में, राइट। और अगर आप देखें नॉन मेटल्स हैं, ये सारे नॉन मेटल्स ले रहे हैं और एसिड्स जनरेट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट देखो इन्होंने और कौन सा दिया हुआ है? नाइट्राइड। नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस, N3 नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द नाइट्राइड। इसकी हाइड्रोलिसिस करके अमोनिया गैस रिलीज हुई। नेक्स्ट आ जाता है वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज में। एक तो हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रेट फॉर्मेशन। जी जी मैम एक जो एक नीचे था ना हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन, एक P4O10 + H2 वाला, तो हम इसमें ऐसे क्यों नहीं ब्रेक हो रहा? जैसे SiCl4 को अगर वाटर में डाल दिया वो। और बेटा ये ना अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं। दीज आर ऑल डिफरेंट मैकेनिज्म। अगर जेडी ली की बुक देखोगे ना, उसमें इसका पूरा चैप्टर दिया होगा, किसी बच्चे ने देखा हाइड्रोलिसिस का, तो उसमें भयंकर मैकेनिज्म्स के थ्रू होता है ये सारी प्रोसेसिंग। मैकेनिज्म्स आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हमें सीधा रट्टा करना पड़ेगा अभी के लिए, जब तक कि हम +2 के पी ब्लॉक के स्ट्रक्चर्स पे नहीं पहुंचते हैं। उससे पहले चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी, उसके बाद धीरे धीरे लॉजिक्स निकलेंगे, ठीक है। जब हम पी ब्लॉक का +2 का पी ब्लॉक करेंगे। अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो जेडी ली की बुक में से एक पूरा ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है ना, उस पे हाइड्रोलिसिस का पूरा चैप्टर दिया हुआ, इंडेक्स में देखना। तो उसमें आप P4O10 का हाइड्रोलिसिस देखना जरा, कल देखना जरा। इन सबका हाइड्रोलिसिस इज देयर। अगर किसी बच्चे ने देखा है, एनीवन देखा है किसी बच्चे ने बेटा? हाँ जी, किसी ने देखा है हाइड्रोलिसिस? अक्षित पढ़ रहा है मेरे ख्याल, आकांक्ष। यस मैम, पूरा चैप्टर है मैम हाइड्रोलिसिस का। उसमें बेटा देखना जरा P4O10 का हाइड्रोलिसिस और SiCl4 का। तो बड़े भयंकर मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए ना कुछ कोर्स कवर करना पड़ेगा हमें +2 का। +2 में जब हम जाएंगे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, SN1 SN2 मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं, वो सारी टर्मिनोलॉजी पता होगी। तो अभी के लिए तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा, ऑनेस्टली अभी के लिए मेमोराइज करना पड़ेगा। तो कुछ मुश्किल नहीं है, याद रखो। नॉन मेटल P4O10 है, वाटर डाला तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। इसका सिलिका, सैंड देखिए ना, सैंड क्या होती है? तुम्हारी रेत जो होती है वो यही तो होती है, सिलिका होती है। तो याद रखो ना, SiCl4 में वाटर डालोगे तो सिलिका सैंड बन जाती है। साथ में कौन सा एसिड बन रहा है? HCl एसिड बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इधर नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, सिंपल, ठीक है। हाइड्रेट फॉर्मेशन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू हाइड्रेट फॉर्मेशन। फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन मेनी सॉल्ट्स कैन बी क्रिस्टलाइज एट हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। कभी देखा है तुमने क्रिस्टलाइजेशन करी है लैब में 8th 9th 10th में? यस मैम। आपने देखा वाटर करके करते हैं, वो इवेपोरेट करते हैं, फिर उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, फिर छोटे छोटे से क्रिस्टल सेटल डाउन होते हैं। तो जब वो क्रिस्टल्स बनते हैं, आपने सोचा वाटर भी साथ में आता होगा थोड़ा बहुत? वाटर के में तो क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं, है ना। इवेपोरेट करते हो, सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करते हो। अब घर में भी कर लो ये काम, शुगर के क्रिस्टल्स बना लो। थोड़ा सा पानी लो, बिल्कुल हल्का सा पानी लो, उसमें बहुत सारी चीनी डिसॉल्व कर दो, शुगर गर्म करो बहुत ज्यादा, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दो थोड़ी देर के लिए। तो आप क्या देखोगे? क्रिस्टल्स बनेंगे ना शुगर के। थोड़ा ऐसा जब बेटा ऐसा प्रोसेस होता है ना, तो कई बार वाटर भी साथ में आ जाता है क्रिस्टल्स के अंदर। तो वो उसी के बारे में बात कर रहा है, ध्यान से पढ़ना लाइन।
वो कह रहा है फ्रॉम aqueous solutions many salts can be crystallized as hydrated salts. Such an association of water is of different types. 3 तरह की है, या तो वाटर कोऑर्डिनेटेड होता है, या इंटरस्टिशियल वाटर होता है, या हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर होता है. 3 तरह से वाटर क्रिस्टल्स में जा सकता है. ठीक है. इंटरस्टिशियल वाटर कल जो मैंने समझाया तुम्हें वो शायद समझ आए. जैसे बेरियम क्लोराइड है, ये अपना सॉल्ट है, इसका बेटा कोई क्रिस्टल लैटिस होगा ऐसे करके. ठीक है, ऐसे कुछ करके इसका क्रिस्टल लैटिस होगा. अब ये जो खाली स्पेस है इसमें कौन चला जाएगा? इन खाली स्पेसेस में कल हाइड्रेट्स में कौन जा रहा था? हाइड्रोजन. आज इन खाली स्पेसेस में कौन चला जाएगा? वाटर. इसको इंटरस्टिशियल वाटर कहते हैं. कोऑर्डिनेटेड वाटर क्या होता है कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में. केमिस्ट्री में कहीं पर भी बेटा ये 2 ब्रैकेट्स दिख जाए ना, तो उसके अंदर यहाँ एक मेटल होता है बेटा, एक मेटल होता है और एक लिगेंड होता है. ठीक है. कुछ बच्चों के लिए टर्म थोड़ी भारी होंगी, जिन्होंने पहले पढ़ रखा उनको तो समझ आ जाएगी. मेटल को बेटा आप ऐसे, आप सबने कल लुईस एसिड लुईस बेस पढ़ा था ना, तो वही दिमाग लगा लो. मेटल लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और लिगेंड बेटा लुईस बेस. तो क्या कहते हो? लुईस की अकॉर्डिंगली बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. और लुईस की अकॉर्डिंगली एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. तो इनके बीच में क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. तो इसलिए इनको क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो ये वाटर जो है क्रोमियम के साथ क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. क्योंकि ये ब्रैकेट आ गई ना, कभी भी केमिस्ट्री में ये वाली ब्रैकेट दिख जाए, दिस वन स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी वाली, तो उसके अंदर 2 ही लोग होते हैं, मेटल और लिगेंड. ठीक है. अब इसमें मेटल कौन है? मेरा क्रोमियम. लिगेंड कौन है? वाटर. कितने वाटर मॉलिक्यूल? 6 वाटर मॉलिक्यूल, 6 लिगेंड्स. लिगेंड हमेशा एक ही काम करेगा और कुछ नहीं करेगा. वो लुईस बेस होता है, मेटल लुईस एसिड होता है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. ठीक है. सो कोऑर्डिनेटेड वाटर यानी कि वाटर एज अ लिगेंड बिहेव करेगा. इंटरस्टिशियल वाटर में क्या होता है? जब क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स में चला जाता है. हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर में क्या होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. याद है कॉपर सल्फेट 5 वाटर ब्लू विट्रॉयल, इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एज अ लिगेंड होते हैं और 1 वाटर मॉलिक्यूल एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. याद है नोट्स में लिखा हुआ है. यस मैम. यस मैम. तो ये बेटा सारी प्रॉपर्टीज आ गई हमारी वाटर की. केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, एम्फोटेरिक पहले से डिस्कस कर रखा था. रिडॉक्स, एम्फोटेरिक, रिडॉक्स, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेट, 4 प्रॉपर्टीज मेंशन करी है उन्होंने. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम. बेटा इसमें ना ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई ज्यादा लॉजिक्स नहीं है. बार बार समझा रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, थोड़ी बोरियत है बट करना पड़ेगा. अगला ये वाटर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ये घर में डेली प्रोसेस वाला काम है. ये थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ना. हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आने हैं आजकल. अच्छा कल वो रिएक्शन देखा किसी ने? चलो थोड़ा मूड लाइट करें तुम्हारा. हाँ जी, कल H2Cl2 HCl देखा कैसे बनी? कितनों ने देखा? वीडियो देखी जो मैंने सेंड करी ग्रुप में? यस मैम. वो आप वो समझ रहे हो, उसने लाइट से रिएक्शन करा था. वो जो लाइट डाल रहा था ना, लाइट के पास इतनी एनर्जी थी. वो फोटोन्स थे अलग अलग कलर की लाइट के. कभी वो रेड, देख रहे हो, रेड डाल रहा था. तो विबग्योर का कॉन्सेप्ट था ना, इधर को एनर्जी बढ़ती है. यस मैम. दिमागी चीजें हैं, लॉजिकली पढ़ा करो चीजों को. इधर को एनर्जी क्या होती है? कम वेवलेंथ बढ़ती है. वॉयलेट की वो रेड डाल रहा था, रिएक्शन हुआ था रेड लाइट डालने पे? नो मैम. ऑरेंज डालने पे हुआ था? नो मैम. नो मैम. येलो पे? नो. ग्रीन पे? नो. ब्लू पे? थोड़ा सा उसने बोला था होता है अधिकतर. और कौन सी लाइट पे रिएक्शन हुआ था? व्हाइट. व्हाइट? इंफ्रारेड. हाँ, इससे आगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा ना तुमने. विबग्योर कहाँ से शुरू होते हो? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है ना सारा. यस मैम. तो ये बेटा ये चीजें प्रैक्टिकली इमेजिन करके देखो, बहुत अलग है. बुक्स में अलग लगती है और प्रैक्टिकली चीजों को विजुअलाइज करो, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये. ठीक है. तो इस तरह से होते हैं रिएक्शंस वगैरह सारे. अब हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ये तो घर का काम है तुम्हारे. अब जब हिल्स पे घूमने जाते हो तो वहां पे देखते नहीं आप, वो हम कितने भी हैंड वॉश कर ले, सोप निकलता ही नहीं है.
यस और मैम। अगर प्लेन्स में होते हैं तो इजीली हो जाता है। ये वही कॉन्सेप्ट है, वहां पे कहते हैं नहीं वाटर हार्ड है, पानी जब हम पीते भी हैं तो अलग सा टेस्ट आता है वहां पे वाटर का, और जो प्लेन्स में वाटर होता है वो अलग तरह से होता है, राइट। तो ये सारा वही टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का, और हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे बनाया जाता है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी शॉर्ट में क्वेश्चन आता ही आता है। यानी कि इस चैप्टर को इन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हाइड्रोजन का टॉपिक है, एक वाटर का टॉपिक है, एक हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का टॉपिक है, और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टॉपिक है। देन चैप्टर इज फिनिश्ड। सो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर की बात करें, रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर, ठीक है। वो कलेक्ट करके अपनी घर में जो इन्वर्टर बैटरीज हैं, कुछ लोगों के घर में ऐसे करते हैं, वो रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और वो इन्वर्टर बैटरीज में डालते हैं। करते हैं किसी के घर में ऐसे? नो किया डालते कभी देखे किसी रेन ने? वाटर नहीं पता कि वो हाँ? डालते हैं। कौन सा कोई और डालते हैं? पानी होता है, रेन वाटर नहीं होता शायद वो। तो रेन वाटर प्योर ही तो होता है बेटा, सीधा आ हाँ, रहा वो हो तो किसी बॉटल में होता है, हैं? वो तो किसी बॉटल से डालते हैं बड़ी। बॉटल में डालते हैं। अगर आप रेन वाटर भी नॉर्मल यूज कर वाटर सकते नहीं हो। डलता ना। हाँ नॉर्मली डलता, रेन वाटर ऑलमोस्ट प्योर है ना। पूरे डल जाता है ये मैम। सम हाँ जी? मैम वो जो बॉटल वाला पानी होता है उसको किसी कपड़े पे डालो तो वो फट जाता है कपड़ा। नहीं, मैम मैंने करके देखा है। कौन सा जो इन्वर्टर में डालते हैं? यस मैम। मेरे ख्याल से मैरो का डलता है उसमें तो। अरे वो एसिडुलेटेड वाटर ना हो, फिर उसमें एसिड ना हो सकता है मैम। हाँ वो अगर कपड़ा फट गया तो एसिडुलेटेड वाटर होगा, उसमें एसिड होगा पानी, वो खाली पानी नहीं होएगा। फिर डालते हैं ना वो लेड स्टोरेज बैटरी में एसिड होता है थोड़ा सा, वो एसिडुलेटेड वाटर होएगा बेटा। वैसे नॉर्मली रेन वाटर भी कई बार यूज कर लेते होते हैं, इज ऑलमोस्ट प्योर होता है ना रेन वाटर, क्योंकि एक तो होता है पहाड़ियों से टकरा के पानी आना, जब पहाड़ियों से टकराता है रॉक्स वगैरह से तो उसमें सॉल्ट वगैरह साथ में आ जाते हैं ना, रॉक्स भी तो पता ही है आपको क्या मिक्सचर होता है। So rainwater is almost pure, may contain some dissolved gases from the atmosphere. Being a good solvent, when it flows on the surface of the earth, it dissolves many salts in it. Rainwater जब ठीक है उसमें बहुत salts आ जाते हैं जब अर्थ में कांटेक्ट में आता है। So presence of the calcium and magnesium salts in the form of hydrogen carbonate, chloride and sulfate in water makes water hard. Hard water does not give leather with soap. Water free from the soluble salts of calcium and magnesium is called the soft water. It gives leather with the soap easily. लेदर विद सोप मतलब झाग बनाना, ओके, झाग बनानी, लेदर झाग, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, साथ साथ में इसको याद कर लो ये टॉपिक को। वाटर कब हार्ड होता है, किसके कारण हार्ड होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के कारण। अच्छा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कौन से सॉल्ट्स होते हैं बेटा? कौन से सॉल्ट? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ये लोग हैं जो वाटर को क्या बनाते हैं? हार्ड बना देते हैं। यानी कि 2 कैटाइंस और एनाइंस कितने? 3। इनको अगर मैं सेपरेट आउट करूं तो मेरे पास 2 कैटाइंस आ गए, कैल्शियम मैग्नीशियम। एनाइंस कितने आ गए? एनाइंस भाई कितने आ गए? 3 एनाइंस है। ध्यान से समझो बात को। तो पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, आयनिक फॉर्म में भी आ सकता है, कंपाउंड की फॉर्म में भी आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का ये है कि वाटर हार्ड बनता किसके कारण है, वाटर को कौन हार्ड बनाता है? तो हम क्या कहेंगे? सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और कौन कौन से सॉल्ट्स? कैल्शियम के, सल्फेट के साथ, क्लोराइड के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ, राइट। अब जो हार्ड वाटर है वो स्कम फॉर्म्स स्कम प्रेसिपिटेट विद सोप, ठीक है। सोप containing sodium stearate reacts with the hard water to precipitate out. होता क्या है हमारा सोप? होता क्या है बेटा? आप सबको पता है सोप क्या पढ़ते हैं? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ये लाइन पढ़ी हुई है ना, सोडियम सॉल्ट्स ma'am. ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। 9th-10th की लैंग्वेज में लिखा होता है। तो बेसिकली उसका नाम होता है ना, उस बंदे का नाम सोडियम स्टीरिएट होता है। C17H35 C डबल बॉन्ड O Na, ये अपना सोप है। सोप का ये फॉर्मूला आप कह सकते हो। अब जब सोप में डाला पानी, पानी का मतलब M2 पॉजिटिव, एक्वस का मतलब क्या है? देखो
अगर मैंने कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए एक जर्नल टर्म लिखनी है तो मैं जर्नल क्या लिख लूंगी, इन दोनों को एक ही वर्ड में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगी, M2 पॉजिटिव। ठीक है, M2 पॉजिटिव आ गया तो ये प्रेसिपिटेट बना दिए इसने। ठीक है, और ये हमारा M लिखा हुआ मेटल क्या हो सकता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इट इज देयरफॉर अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री, मतलब वो जो क्या कहते हैं धोबी गार्ड होते हैं जो जहां पर बहुत सारे कपड़े धुलते हैं, तो वहां पर हार्ड वाटर तो काम ही नहीं करेगा कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सोप सारा प्रेसिपिटेट करता जाएगा अपना। सोप तो प्रेसिपिटेट कर गया ना, सोप में का सोडियम बाहर निकल गया और जो हार्ड वाटर का कैल्शियम मैग्नीशियम था वो इसके साथ आ गया, उसने प्रेसिपिटेट बना दिया, तो सोप तो सारा खराब हो गया, वॉशिंग के पर्पस के लिए यूज ही नहीं हुआ। इट इज हार्मफुल फॉर द बॉयलर्स एज वेल। बेटा इंडस्ट्रीज में पानी चाहिए होता है अपने को, है ना, बहुत से रिएक्शन करने के लिए। आप सोचो कोई रिएक्शन करना है हमने कुछ भी, तो पानी तो बहुत जरूरी है, रेडॉक्स ही करना है मुझे, ठीक है ना, कुछ भी रिएक्शन है, ये वाला मुझे ऑक्सीजन गैस बनानी है तो मुझे फ्लोरीन में वाटर डालना पड़ेगा। अब ये वाटर अगर हार्ड होगा, वाटर को पहले गर्म करना पड़ेगा, ठीक है, तो बॉयलर में जब हम हार्ड वाटर को गर्म करेंगे तो वो बॉयलर ही खराब कर देगा, मशीन खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्केल। कभी हार्ड वाटर को बॉयल करा हो तुमने, आपने देखा पतीला जो होता है उसके साइडों पे एक व्हाइट सी लेयर आ जाती है। वैसे तो आप लोग अच्छे घरों में वही आरओ वगैरह सबके घरों में लगे होते हैं, पर कभी फिर भी ध्यान दो कि कभी टैप वाटर लेके ना उसको बॉयल करना, ठीक है, काफी ज्यादा ले लेना, वो 200 ml, उसको 10 ml तक लेके आओगे ना, देखोगे तो जो भी यूटेंसिल्स है ना उसके साइडों पे एक हल्की सी व्हाइट लेयर आ जाती है, हल्की सी साइडों पे। वो बेसिकली क्या होता है, वो ये सॉल्ट्स होते हैं बेटा हार्ड वाटर के कारण। और इससे क्या होता है, बॉयलर की जो मशीन है, बॉयलर जो यूज किया जाता है लार्ज बल्क क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉयल करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि सॉल्ट्स की डेपोजिशन हो जाती है उसमें। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हमको इनको रिमूव करना है। अगर हम ये सब रिमूव कर देंगे तो फिर वाटर सॉफ्ट बन जाएगा। कैल्शियम बाहर निकाल दो, मैग्नीशियम बाहर निकाल दो, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट सबको बाहर निकाल दो, तो वाटर क्या बन जाएगा अपना, सॉफ्ट बन जाएगा। अब ये जो वाटर की हार्डनेस है ये दो तरह की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो तो घर में भी सेट हो जाता है। अब आपने अगर वाटर हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाना है, सिंपली गैस के ऊपर पानी को बॉईल करो तो वो वाटर जो है हार्ड वाटर सॉफ्ट बन जाता है, फिल्टर कर लो, ठीक है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो घर में नहीं रिमूव हो सकती, ठीक है, वो तो हमें कोई केमिकल मेथड यूज करके ही करना पड़ता है। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो किसके कारण होती है, द टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के कारण होती है बेटा। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो किसके कारण है, ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन। हार्डनेस दो तरह की, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। सो टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द इट्स मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण है, ठीक है, इनके कारण है बेटा जो हमारी हार्डनेस। इसको कैसे रिमूव करना है, बॉयल कर लो। बॉइलिंग पे क्या होगा, जो हमारा पानी के अंदर हार्ड वाटर के अंदर जो सॉल्युबल था मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, और जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट था वो किस में चेंज हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। इट इज बिकॉज ऑफ द हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट that magnesium hydroxide is precipitated. These precipitates can be removed by filtration. Filtrate thus obtained will be the soft water. अब जैसे घर में चाय बनती है तो चाय को फिल्टर करते हैं ना, तो वो फिल्टर जब करते हैं तो वो जो चाय वो क्या कहते हैं, छाननी जिसको बोलते हैं पंजाबी में, तो वो सारा उसके ऊपर वो रह जाते हैं ना टी का सारा, और चाय नीचे आ जाती है। तो इसी तरह से जब आप हार्ड वाटर को बॉईल करोगे फिर उसको आप फिल्टर कर लोगे, तो जो आपकी सीव होगी, सीव जिसको बोल सकते हैं छन्नी, सीव जो होती है उसमें सारे बेटा सॉल्ट रह जाएंगे जो प्रेसिपिटेटेड हुए हैं, और फिल्ट्रेट नीचे जो है वो अपना सॉफ्ट वाटर होगा, क्योंकि उसमें से वो मैग्नीशियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सब निकल गए बाहर। इज इट क्लियर? सिंपल प्रोसेस है ये, घर में जो कर सकते हैं हम बॉइलिंग करके। और ये बात याद रखना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एज अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा प्रेसिपिटेट करता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट हीट करने पे कैल्शियम कार्बोनेट के, और डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनाना, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का, क्लार्क्स मेथड।
क्लार्क्स मेथड, इसमें क्या होता है, हम हार्ड वाटर में लाइम ऐड कर देते हैं. व्हाट इज लाइम? व्हाट इज लाइम? लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. CaO. हाँ, ये क्या करता है, अब पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ना. इट प्रेसिपिटेट्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हिच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ. तो आप क्या करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण टेम्पररी हार्डनेस थी तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में. और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का लाइम के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट. ये प्रेसिपिटेट्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट आउट कर देंगे. ये सारे जो सॉल्ट्स हैं ये सीव के ऊपर आ जाएंगे, जैसे चाय पत्ती आ जाती है ऊपर, ठीक है ना, वो सीव पे आ जाती है और नीचे चाय चली जाती है कप के अंदर. तो कप के अंदर सॉफ्ट वाटर चला गया और ऊपर अपने ये सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट हो गए. ठीक है, तो डायरेक्ट बेटा पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई घुमा फिर आगे नहीं आता. टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होती है, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के कौन से मेथड है, क्लार्क्स मेथड है और बॉइलिंग है. फिर क्वेश्चन आता है कि क्लार्क्स मेथड के थ्रू जब हम टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करते हैं तो कौन सा केमिकल यूज करते हैं, कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं. तो मेरा आंसर क्या होगा, इट्स लाइम. लाइम यूज करते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब बात आती है परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है, किसके कारण होती है परमानेंट हार्डनेस. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स इन वाटर. तो इसका मतलब जो दो एनायन है ना, क्लोराइड और सल्फेट, ये करते हैं परमानेंट हार्डनेस. ठीक है, और ये बेटा बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती है. इट कांट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग. इट इज रिमूव्ड बाय द टू मेथड्स, एक तो वॉशिंग सोडा है और एक कैलगॉन्स मेथड है. देख लो, ये सारे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड है. कौन कौन से, वॉशिंग सोडा प्रोसेस, कैलगॉन्स मेथड कहते हैं कैल्शियम गोन, और एक है अपना आयन एक्सचेंज मेथड, और एक है सिंथेटिक रेजोनेंस मेथड. इनकी बेटा मैं डायग्राम भी बनवा दूंगी आपको, क्योंकि बिना डायग्राम के ये समझ नहीं आने वाले हैं तुम्हें. आयन एक्सचेंज मेथड और आजकल अगर किसी बच्चे के घर में वाटर सॉफ्टनर लगा हुआ है, वाटर सॉफ्टनर घरों में लगते हैं बेटा आजकल, है किसी के घर में वाटर सॉफ्टनर? आरओ तो सबके घर में होता है ऑलमोस्ट, वाटर सॉफ्टनर भी लगते हैं बेटा, वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं. तो कभी उसका मैकेनिज्म पढ़ना, मैनुअल आता है ना हर चीज का, कोई ओवन खरीदो, एसी खरीदो, कुछ भी करो, मैनुअल होता है जो पढ़ते ही नहीं है. उस देखना, अगर किसी के घर में वाटर सॉफ्टनर है ना तो उसका मैनुअल पढ़ना, उसमें ये लिखा होगा सिंथेटिक रेजोनेंस मेथड के थ्रू करते हैं. उसके अंदर 2 टैंक बने होते हैं छोटे छोटे से, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये सिंथेटिक रेजोनेंस मेथड. तो आप याद रखो, परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग से नहीं जाती है, उसके लिए सब स्पेशल 4 मेथड है. एक वॉशिंग सोडा, पहले तो प्रोसेस याद कर लो, वॉशिंग सोडा, कैलगॉन्स मेथड, मैंने और क्या बताया, दैट इज आयन एक्सचेंज मेथड और सिंथेटिक रेजोनेंस मेथड. ये सबसे लेटेस्ट टेक्निक है. घर में जो वाटर सॉफ्टनर होता है वो सिंथेटिक रेजोनेंस मेथड के ऊपर बेस्ड होता है. सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा. अब ये कौन है, या तो कैल्शियम क्लोराइड होगा बेटा या मैग्नीशियम क्लोराइड. एम आपका क्या हो सकता है, कैल्शियम मेटल आपका कैल्शियम में हो सकता है, मैग्नीशियम में हो सकता है. सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो दोनों जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट कर जाएंगे हमारे, और फिल्ट्रेशन के थ्रू इनको बाहर निकाल देंगे. कैलगॉन्स मेथड, यस, कौन सा केमिकल यूज करते हैं कैलगॉन्स मेथड में, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट. सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, फॉर्मूला देखो, Na6P6O18, Na6P6O18. ठीक है, और कमर्शियली मतलब इंडस्ट्रियल मार्केट में लेने जाओ तो इसका नाम क्या है, कैलगॉन, जिसका मतलब होता है कैल्शियम गोन, कैल्शियम चला गया, कैल्शियम गोन. सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट याद रखना, हेक्सा 6 सोडियम 6 फॉस्फोरस 18 ऑक्सीजन. फॉर्मूला मत गड़बड़ करना इसका, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का. जब इसको हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो देखो क्या रिएक्शन होते हैं. अब इसने बाहर किसको निकालना है, किसको बाहर निकालना है, इसने कैल्शियम मैग्नीशियम को और क्लोराइड सल्फेट को बाहर निकालना है. तो पहले तो ये देखो ब्रेकअप कैसे कर रहा है, ये 2Na6 सोडियम में से 2Na पॉजिटिव, यानी कि केटाइन और एनाइन बन गया पहले इस कंपाउंड का, कैलगॉन का. अब ये जो हमारा एनाइन आया है, ये एनाइन जो जनरेट करा इसने,
सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ने जो एनाइन जनरेट किया, उसने हार्ड वाटर में से कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्या करा, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। वो एक गेम खेलते हो ना, जैसे वो नीचे गिफ्ट्स पड़े होते हैं बहुत सारे, ऊपर से एक वो आग आती है, वो हम बटन प्रेस करते हैं, वो आग नीचे गिरती है, वो टेडी बियर चॉकलेट बॉल निकाल लेती है ऊपर से। यस ठीक है, मैम। खेल लिया ना ये गेम, खेलते हो, कहीं हर जगह लगी होती है, यस किसी भी मैम। फेयर में चले जाओ, तो ये वही कहानी है कुछ। लेकिन ये ये मैम लेकिन काम नहीं करती कुछ, हैं जी, काम नहीं करती कुछ, हमेशा हाँ नीचे काम ही नहीं रहती करती, है। सही बात है, कभी भी नहीं निकलता कुछ इसमें से। यस मैम। हाँ ये तो पक्का है, पर इधर निकल जाता है। तुम सोचो ये ऊपर से जो आ रहा होता है ना, मेटल की आर्क बनी होती है, वो नीचे बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े होते हैं, है ना, वो बटन प्रेस करते हैं, ये नीचे जाता है, उसको उठाता है, बाहर निकालता है, वो हमारे साथ नहीं होता पर यहाँ हो जाता है। तो आप सोचो ये जो एनाइन है ना अपना, एनाइन Na4P6O18, ये आर्क की तरह है, ये हार्ड वाटर में गया और उसमें से उसने किसको बाहर निकाल लिया, किसको पकड़ लिया, बोलो। M2 पॉजिटिव कौन है यहाँ पे, हार्ड वाटर। वाटर हार्ड किसने बनाया था, मेटल्स ऑफ कौन से मेटल्स ने, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इस एनाइन ने क्या करा, इस ये आर्क आ रही है नीचे, उसने कैल्शियम मैग्नीशियम को अपने साथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, तो वाटर क्या बन गया अपना, वाटर क्या बन गया, सॉफ्ट बन गया। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स एनाइन कीप्स द मैग्नीशियम कैल्शियम आयंस इन द सॉल्यूशन। इज इट क्लियर, ये टेक्निक होती है इसमें। लेकिन ये बढ़िया तो ना हुई ना बेटा, बढ़िया कैसे ना हुई, देखो कैसे। अब हम कह रहे हैं वाटर हार्ड किसके कारण है, कैल्शियम मैग्नीशियम और क्लोराइड और सल्फेट। अब इस बंदे ने कैटायन तो बाहर निकाल दिए, एनाइन तो पीछे छोड़ दिए ना, क्या कहते हो, क्या उसने एनाइंस को बाहर निकाला, एनाइन जो आपने केमिकल डाला सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, उसने तो हार्ड वाटर में से किसको बाहर निकाला है, मेटल, मेटल्स को ना, M2 पॉजिटिव मतलब मेटल्स को निकाला है ना, तो क्लोराइड और सल्फेट को थोड़ी बाहर निकाला है, वो तो वाटर में रह गए, तो वो किसके साथ रिएक्ट कर गए, Na पॉजिटिव के साथ, तो NaCl और क्या बन गया अपना, सोडियम सल्फेट। फिर इन सॉल्ट्स को क्या करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन के थ्रू बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमें ऐसा मेथड चाहिए बढ़िया सा, जो कैटायन भी हार्ड वाटर के बाहर निकाल दे और एनाइन भी। और वो सबसे बढ़िया मेथड कौन सा होता है, सिंथेटिक रेजोनेंस मेथड। ये कैटायंस को भी बाहर निकालता है और एनाइंस को भी बाहर निकालता है, दोनों को बाहर निकालता है। एक्सक्यूज मी जी मैम, जो ये Na6P6O18 का मैम जो अनायन बनता है मैम, जब ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के कैटायन के साथ रिएक्ट करता है, तो मैम जो बनता है वो इनसॉल्युबल होता है। हाँ, नहीं वो जो आप ये कह रहे हो कैल्गॉन्स मेथड में, यस मैम, कैल्गॉन्स में। नहीं Yes, नहीं नहीं, वो तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, नहीं नहीं वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। मैम तो उसको निकालते कैसे हैं फिर, वो हम सोल्यूशन की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं ना, हार्ड वाटर में से बाहर निकाल लिया ना, मेरे को तो वाटर सॉफ्ट चाहिए ना, वो तो उसका अपना कॉम्प्लेक्स बन गया। नहीं मैम मैं कह रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स जैसे- सॉल्ट्स बनते हैं, मतलब बनेंगे ये भी सॉल्ट्स, लेकिन ये सिंपल सॉल्ट नहीं होंगे लाइक NaCl, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बनेंगे। ठहरो, तुम इसको व्हाइट शीट पे लिखो, एक मिनट। दिस विल फॉर्म द लाइक दिस, ऐसे बनेगा बेटा ये। जैसे मेरे पास कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, आई हैव द कैल्शियम सल्फेट, और ये इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, Na2NA4PO3 6। हम इसके पीछे वाला पेज भी दिखाते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। इस तरह से होगा, तो ये सिंपल सॉल्ट नहीं बनते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट है, ये किसमें पड़ा हुआ है, ये दोनों चीजें किसमें है, हार्ड वाटर के अंदर है ना, तो मैंने हार्ड वाटर में ये डाल दिया सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, जिसको कि मैं इस तरह से दिखा सकती हूँ, Na2 वो अलग तरह से दिखा रहे हैं। ये बेटा कॉम्प्लेक्स है बेसिकली ना ये एक, राइट। तो अब ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है, इसकी वजह से हार्ड वाटर नहीं बनता ना, ये वाटर में से थोड़ी, ये तो बाहर निकल गया, इसने हार्ड वाटर से बाहर निकाल लिया ना इसको, हमने सॉल्ट्स को प्रेसिपिटेशन के थ्रू। मैम वही नहीं समझ में आ रहा कैसे निकल गया। क्यों, अरे ये जो अपना है कैसे निकल गया, क्या सॉल्ट प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, तू पानी में नमक डाल देगा, अब ये ओके ओके मैम ठीक है।
तो हम उसको क्रिस्टलाइज कर लेंगे, इवेपोरेट कर देंगे, तो फिर बाद में क्रिस्टलाइज होके फिल्ट्रेट कर लेंगे। ओके ओके। जैसे तू सोच, तूने पानी में ऐसे 100 ml पानी है, उसमें तूने 200 मतलब 3 किलोग्राम नमक डिसॉल्व कर दिया। सोच सकता है तू ये कहानी? 3 किलोग्राम नमक, सोच घर में पैकेट आता है नमक का 1 किलो का, कितना सारा नमक होता है उसमें। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, वैसे 1 किलो कर लेते हैं चलो। 1 किलो नमक जो है तूने 100 ml पानी में कर दिया। अब तू क्या सोचेगा, उसको थोड़ा गर्म कर, पानी और कर दे, कॉन्सेंट्रेट कर दे, फिर क्रिस्टलाइज कर दे, तेरे पास नमक क्रिस्टल्स बन जाएंगे ना। Yes. या फिर उसको Yes, रिक्रिस्टलाइजेशन और पानी डाल के दोबारा तो फिल्टर करते जाएंगे ना इस तरह से। तो मुद्दा ये है कि हार्ड वाटर में से कैल्शियम मैग्नीशियम बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो वो इस कॉम्प्लेक्स आयन ने, समझ रही है, कैटायन था ना आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे दिया हुआ है 2Na पॉजिटिव, बात तो वही है। और ये इस तरह से दिया हुआ है Na4, जो एनसीईआरटी बुक की लैंग्वेज में लिखूं तो ये इन्होंने क्या दिया हुआ है, इट इज Na4 P6O18 2 नेगेटिव, है ना, ये दिया हुआ ना। तो मैंने भी तो वही लिखा ऑलमोस्ट, 3 6 are 18 6, रियलिटी में ये ऐसे होता है। और अगर ये 2 पॉजिटिव है तो एनाइन के ऊपर 2 नेगेटिव होगा। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, दीज आर द कॉम्प्लेक्स। ओके, ठीक है। सो ये बेटा बॉयलर यूज के लिए स्पेशली इसी मेथड को यूज करते हैं कमर्शियल लेवल पे। बॉयलर्स होते हैं ना जो, वहां पे हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए कैलगॉन का ही यूज करते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। नेक्स्ट है हमारा आयन एक्सचेंज में, देखो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन आयन एक्सचेंज। So this method is also called zeolite permuted process. इसमें कौन सा केमिकल यूज होता है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट यूज करते हैं इसमें परम्यूटेड मेथड में। तो बेटा इन्होंने आई थिंक इसका ना फॉर्मूला वगैरह आपको नहीं दिया है, तो इसका फॉर्मूला लिखना जरा परम्यूटेड मेथड का। दे हैव नॉट गिवन द फॉर्मूला, दे हैव सिंपली रिटन इट। तो ये आप ऐड कर लें यहाँ पे, थोड़ा सा इसको साइड पे लिख रही हूँ मैं। इट इज Na2 Al2 Si2O8 .x वाटर। ये है जियोलाइट्स हमारे, इसको परम्यूटेट भी बोलते हैं, परम्यूटेट। तो इस परम्यूटेट में जो सोडियम है ना, वो एक्सचेंज हो जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर के साथ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सीधा लिख दिया ना, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज जियोलाइट और परम्यूटेट। तो जियोलाइट यूज होता है आयन एक्सचेंज मेथड में। आयन एक्सचेंज नाम भी है, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इन्होंने जो परम्यूटर है ना बेटा, उसको सिंपली NaZ लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में। इस पूरे के लिए एक शॉर्ट फॉर्म लिख दी NaZ एनसीईआरटी बुक में, लेकिन ऊपर उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। तो उन्होंने लिखा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट कैन बी रिटन एज NaZ। When this is added in hot water, exchange reactions take place। लेकिन बात इसमें भी वही खतरनाक सी है, एनाइन तो बाहर कोई भी नहीं निकाल रहा है इनमें से, क्लोराइड और सल्फेट वगैरह कोई नहीं, सब किसको बाहर निकाल रहे हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम को। तो यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव की जगह क्या आ गया अपना, सोडियम पॉजिटिव हट गया, एक्सचेंज हो गया, सोडियम पॉजिटिव इज एक्सचेंज्ड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये एमजूडेंट। तो परम्यूटेट और जियोलाइट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड व्हेन ऑल द सोडियम इन इट इज यूज्ड अप। It is regenerated for further use by treating with an aqueous sodium chloride solution। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन का क्वेश्चन है। अब आप सोचो मेरे पास 5 लीटर हार्ड वाटर है, मैंने उसको सॉफ्ट बनाना है, तो मैंने उसमें जियोलाइट डाल दिया, यानी कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट डाल दिया मैंने उसमें। तो मुझे बताओ हर बार वो जियोलाइट क्या कर रहा है, जियोलाइट का कुछ अमाउंट आपने डाला, मान लो 5 लीटर में तुमने 1 किलो जियोलाइट डाल दी, तो 1 किलो जियोलाइट जो है उसमें वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगी। जियोलाइट में जितना भी सोडियम था वो हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिप्लेस हो गया। तो अब जियोलाइट तो तब तक काम करेगा जब तक उसमें सोडियम आयन है।
जब सारे के सारे सोडियम आयन जियोलाइट में खत्म हो जाएगा फिर तो वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना ही नहीं पाएगा ना। एग्री करते हो मेरे इस पॉइंट से? यस मैम। ये Yes, बात ma'am. समझ आती है? एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना, थक जाने का मतलब अब वो काम ही नहीं कर पाएगा फर्दर जियोलाइट आगे। Yes, ma'am. I am एग्जॉस्टेड, अब हम और नहीं काम कर सकते। तो जियोलाइट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड मतलब जब वो थक गया। थक कब जाएगा? जब उसका सारा सोडियम खत्म हो जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा? कैल्शियम मैग्नीशियम। तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे वही 1 किलो जियोलाइट से ही 5 लीटर हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाना है। तो फिर मैं क्या करूंगी? वो जो एग्जॉस्टेड जियोलाइट था, कॉफी पिला दी जाए तुम्हें, है ना, बढ़िया सी आइसक्रीम खिला दी जाए, तो फिर वो थोड़ा फ्रेशनेस आ जाती है, दोबारा काम करने की। पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो रीजनरेट, अपने आप को फ्रेश कैसे करते हो, रिफ्रेश रीजनरेट कैसे करते हो? तो कैसे करते हो? कॉफी पी के, चाय पी के, कोल्ड ड्रिंक पी के, कुछ भी, समझ रहे हो, आइसक्रीम खा के। और जियोलाइट अपनी रिफ्रेश कैसे होती है, रीजनरेट कैसे होती है? जब उसमें हम क्या डाल देते हैं? सोडियम क्लोराइड, नमक डाल देते हैं, NaCl, ठीक है, सॉल्ट ऑफ यानी कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, NaCl डाला तो क्या हो गया? वो उसका जो सोडियम खत्म हो गया था, अब सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम को धक्का मारेगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये रीजनरेट हो गई अपनी जियोलाइट। रीजनरेट हो गई तो वापस हार्ड वाटर में डाल देंगे इसको। बात समझ में आई? पर इसमें भी वही प्रॉब्लम है। सारे मेथड में एक ही चीज तुम नोटिस कर रहे हो क्या? अपना सिर्फ मेटल्स, कैल्शियम मैग्नीशियम, कोई बंदा बात नहीं कर रहा कि क्लोराइड सल्फेट को कैसे बाहर निकालना है। तो वो सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज व्हाट? द सिंथेटिक रेजोनेंस मेथड। सिंथेटिक रेजोनेंस मेथड, इसमें बेटा दोनों चीजें एक्सचेंज होंगी। इसमें तुम्हारा केटाइन भी एक्सचेंज होगा, एनाइन भी एक्सचेंज होगा। ये मैं कल डिस्कस करूंगी, आई विल डिस्कस इट बाय टुमारो, ठीक है। और कल हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टॉपिक भी बेटा हो जाएगा, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी। तो कल हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। टुमारो द चैप्टर विल बी फिनिश्ड, राइट? जी, कैटलिस्ट का पूछना था मैम। हाँ। सेम टाइमिंग्स रहेंगी मैम? कल? यस मैम। हाँ, आई थिंक। क्यों, कोई क्लास है आपकी? मैम वो सर नहीं, सही है ये। चेंज करेंगे। मुझे बेटा पता नहीं है, सुबह टाइम टेबल आ जाएगा मेरे पास, जब भी होगी क्लास आप लोगों को भी पता चल जाएगा। मैम व्हाइट बोर्ड दिखा दीजिए। जी बेटा। हाँ तनवीर, पूछ कैटलिस्ट के बारे में बेटा, क्या पूछना है? मैम सारा कुछ ही बता दो। सारा कुछ ही क्या बताऊं? हम कैटलिस्ट समझ में नहीं आ रहा जब हम करते हैं ना कि रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिया वगैरह। कल तूने वीडियो नहीं देखी? मैम 2 दिन देखी थी, सिर्फ सारी नहीं देख पाया, 2 देखी। सारी नहीं तो मैंने जो दिखाई थी क्लास में वही देख लेता, बस उतनी ही बहुत थी। मैम समझ में देखा नहीं आता था, कैटलिस्ट। इधर से नाइट्रोजन गैस आ रही थी, इधर से हाइड्रोजन गैस आ रही थी, तो यहाँ पे कुछ रखा हुआ था, वो आयरन वूल सा। मैम फर्स्ट पेज भी दिखा दीजिए। यस सर। वो कैटलिस्ट जो होता है ना बेटा, उसके सरफेस के ऊपर रिएक्शन होता है। अब तो मेरी बात, गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो दे नीड सम सरफेस टू इंटरेक्ट ना। ऐसे तो अगर बहुत बम्बार्डमेंट सीधी गैसेस को इकट्ठे रिएक्ट करा देगा तो कोलिजन भी हो, इतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो सकता है, ब्लास्ट भी हो जाता है, एनर्जी वगैरह इतनी रिलीज होती है रिएक्शंस में, तुम देख ही रहे हो, कल इतने हाई टेम्परेचर पे होता है काम। तो कैटलिस्ट क्या करता है, वो कंडीशंस को थोड़ा कम कर देता, मतलब वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, और खुद कभी रिएक्शन में यूज नहीं होता है। इट इज जस्ट लाइक, मैं तुम्हें कोई डेली लाइफ की एग्जांपल दूं, जैसे 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 कैसे कैटलिस्ट के बारे में। स्पॉन्ज स्पॉन्ज देखे? यस सर। जो हमारा स्पॉन्ज होता है, जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है स्पॉन्ज ना। या स्कॉच ब्राइट का भी बर्तन धोया तूने? मैम स्पॉन्ज का पता है, उसका बता दो। इसका भी पता ही है। यस स्कॉच ब्राइट देखा ना, वो ग्रीन कलर का वूल वूल होती है। यस मैम। तो देख, जो बर्तन क्लीनिंग का प्रोसेस है, यूटेंसिल्स क्लीनिंग का जो प्रोसेस है, मान लीजिए केमिकल प्रोसेस है, कौन कर रहा है? स्कॉच ब्राइट कर रहा है। यस मैम। पर वो खुद नहीं खत्म होता, खुद मतलब वो एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि तुम उसके ऊपर विम लगाते हो, विम लगाया उसके ऊपर, उस विम को तुमने लगाया यूटेंसिल्स के ऊपर, है ना, प्रोसेसिंग हो गई अपनी। यस मैम। तो सोच ले, जो विम बार है, जो आप सोप जो भी यूज कर रहे हो यूटेंसिल क्लीन करने के लिए, वो तुम्हारा क्या है? व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? वो तुम्हारा रिएजेंट है।
रिएजेंट स्कॉच ब्राइट के ऊपर गया, ठीक है, स्कॉच ब्राइट तेरा कैटलिस्ट है, तो स्कॉच ब्राइट सरफेस दे रहा है ना रिएजेंट को, तू मेरे ऊपर आके बैठ के आराम से काम कर ले, है ना। यस सर। तो इसी तरह से है, लेकिन स्कॉच ब्राइट को खुद को कुछ नहीं होता, वो कंज्यूम नहीं होता। तू ये समझ ले कि स्कॉच ब्राइट को कभी कुछ नहीं होगा, 10 साल वो जितने ग्राम है, जितना उसका सरफेस एरिया उतना ही रहेगा वो, ठीक है। वो ऐसा मैजिकल स्कॉच ब्राइट है हमारे पास। तो मतलब कैटलिस्ट सारे केमिकल प्रोसेसेस को करवाता है, लेकिन खुद कुछ नहीं करता, वो खुद उसको कुछ नहीं होता। अगर मैंने 10 ग्राम कैटलिस्ट लिया है रिएक्शन की स्टार्टिंग में, तो रिएक्शन जब मेरा पूरा हो जाएगा तो मुझे 10 ग्राम कैटलिस्ट वापस मिलेगा, ठीक है। वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, रिएक्शन को अपना सरफेस देता है रिएजेंट्स को, और रिएक्टेंट्स को अपना सरफेस प्रोवाइड करता है कि मेरे ऊपर रिएक्शन कर लो। तो उससे क्या करता है, वो स्पीड को बढ़ा देता है। उसके पास फ्री वैलेंसेस होती है। जनरली जो कैटलिस्ट यूज होते हैं ना, अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, प्लाटिनम, प्लाटिनम, कॉपर, निकल, देख रहे हो तुमने नोटिस किया जितने भी कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तुम, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो इनके पास फ्री वैलेंसेस होती हैं। उन फ्री वैलेंसेस पे कौन आके बैठ जाता है, रिएजेंट और रिएक्टेंट्स। तो वो कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट भी उसके सरफेस के ऊपर बनता है, प्रोडक्ट भी उसके सरफेस के ऊपर बनता है, वो सारे फिर बाहर निकल जाते हैं और कैटलिस्ट वैसे का वैसे मिल जाता है। मैम तो हमें कैसे पता लगेगा केड़ा कैटलिस्ट, ठीक है, कौन सा कैटलिस्ट, वो डिपेंड करेगा। हर कैटलिस्ट के ऊपर अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ वैलेंसीज हैं। तो वो जैसे अब मैं खाना खा रही हूँ, हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, एक मिनट तो मेरी बात, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स भी तो कैटलिस्ट ही है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हर एंजाइम का, हर कैटलिस्ट का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। हर लॉक की एक चाबी होती है, तो किसी और की के साथ खोल सकता है लॉक को, उसकी स्पेसिफिक की के अलावा नहीं कर सकता ना। लॉक एंड की समझता है ना। अगर तूने लॉक को ओपन करना है तो लॉक में एक वो होल बना होता है, तो एग्जैक्टली की जो डिजाइनिंग है उस स्ट्रक्चर के साथ मैच करनी चाहिए, तभी लॉक को ओपन होगा। तो जो अपने कैटलिस्ट है ना, वो एक लॉक की तरह है। जैसे लॉक में एक डिजाइन्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर की जाएगी तभी ओपन होगा, तो वो जो हमारे कैटलिस्ट है उनका भी एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। तो जिस रिएक्टेंट और रिएजेंट का मैच करेगा ना, वही उसके साथ काम करेगा। समझ गए? क्या मतलब लेंगे कौन सा लेंगे, ये तो याद करना पड़ेगा। अच्छा ओके। ये तो देखना ही पड़ेगा ना कहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट हमने यूज करना है। एक्सक्यूज मी मैम, अगर आप रिएक्टेंट रिएजेंट्स चेंज करोगे तो कैटलिस्ट भी बदलेगा। हाँ जी बेटा, हम ऐसे देख के जज तो नहीं कर सकते ना कि ना, टेम्परेरी हार्डनेस है या परमानेंट हार्डनेस है ना। देख के नहीं बेटा, देख के नहीं कर सकते हम, वो तो टेस्टिंग करनी पड़ेगी मैम। और ये कैटलिस्ट के साथ प्रमोटर हो, ये हर बार जरूरी तो नहीं है? नहीं, यस जरूरी नहीं है। वो मॉलिब्डेनम की बात कर रहे हो ना? नो मैम, मैं जनरली पूछ रहा था। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है बेटा, कहीं कहीं पर प्रमोटर की जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं पर नहीं। प्रमोटर जो होता है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। एक पॉइजन भी डालते हैं बेटा कई बार हम, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। बेसिकली तुम मोटा मोटा एक छोटी बात याद रखो, कैटलिस्ट ना अपना सरफेस प्रोवाइड करता है। जितना कैटलिस्ट का सरफेस ज्यादा होगा ना, उतना रिएक्शन फास्ट होगा। अगर तुम उस सरफेस में ब्लॉकेज कर दोगे तो फिर कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चारकोल देखा कभी? चारकोल, यस मैम। कोयले का पीस देखा? ध्यान से देखो, पोरस होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं, पोरस टाइप होता है वो। तो जैसे शुगर है हमारी, कोई इम्प्योर शुगर ले आओ, उसको शुगर को वाटर में डाल के तुम बॉईल करो तो पीला सा पानी बनता है, उसमें चारकोल डाल के बॉईल करो तो देखो वो, फिर उसको ज्यादा देर बॉइलिंग करने के बाद आप देखोगे कि वो प्योर, और फिल्टर करोगे तो शुगर प्योर होगी, इसका येलो कलर खत्म हो गया। तो हुआ क्या, वो जो येलो कलर था वो इम्प्योरिटीज के कारण था। तो तुमने उसमें जब चारकोल डाला ना, चारकोल कैटलिस्ट मींस काम कर रहा है, उसने क्या करा, वो इम्प्योरिटीज को अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर लिया, इम्प्योरिटीज निकल गई, शुगर प्योर हो गई। तो बेसिकली कैटलिस्ट एक सरफेस प्रोवाइड करता है। अगर तुम उस सरफेस को ब्लॉक कर दोगे तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी, अगर ब्लॉक्ड सरफेस को खोल दोगे तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी।
और मैम अगर कैटलिस्ट में इम्प्योरिटी है तो वो जरूरी तो नहीं है कि वो प्रमोटर या पॉइजन में से कुछ होगा? नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं, वो तो डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम जो आयन एक्सचेंज मेथड है वो भी डिस्प्लेसमेंट टाइप ही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं सोडियम को? कैल्शियम और मैग्नीशियम कैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं मतलब? मैम रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे बेटा। सोडियम अगर हम देखें ये कुछ इसके बेसिस पे बेटा हम कर सकते हैं। ये आप डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे मत सोचे कि वो रिडॉक्स नहीं हो रहा है बेटा, आप मुझे लग रहा है थोड़ा गलत चले गए हैं, आप रिडॉक्स सोच रहे हैं ना शायद। यस मैम, मैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं सोडियम नहीं नहीं, मैंने वही बना लिया, आप ये सोच रहे हैं कि कैल्शियम ऊपर आ रहा है ना तभी बनाई है मैंने, बिल्कुल रॉन्ग बेटा, नहीं। ये बेटा कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस है, दीज आर नॉट द रिडॉक्स रिएक्शंस, दीज आर द कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस है, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। और अगर आप नोटिस करो बेटा किसी में भी सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा ना, कैल्शियम मैग्नीशियम का चेंज हो रहा है। सोडियम लेफ्ट साइड पे भी +1 है, राइट साइड पे भी +1 है, कैल्शियम राइट साइड पे भी +2 है, लेफ्ट साइड पे भी +2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज नहीं हो रही है। क्या कहते हो? ओके मैम। तो डिस्प्लेसमेंट गलत समझ रहे हैं आप वो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, ये कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो बेटा वो चेंज स्टेट चेंज होती ना उनकी, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स नहीं है, दीज आर नॉट द रिडॉक्स रिएक्शंस, एक्सचेंज रिएक्शंस है, ये एक्सचेंज हो रहे हैं आयंस। ठीक, यस मैम। निखिल लिख रहा आप बर्तन धोना सिखा दोगे, अरे भाई याद तो रहेगा ना उसको, तरणवीर को ऐसे याद होता है। तरणवीर तेरे को समझ आया कैटलिस्ट कि नहीं आया? मैम आ गया। हाँ तो निखिल मेरे को पता है ना तरणवीर को कैसे समझ आती है, उसको डेली लाइफ की एग्जाम्पलें दो फिर उसको अच्छे से समझ आती है। हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है चीजों को समझने की। वो हंस रहा है, निखिल लिख रहा है आप बर्तन धोना सिखा दोगे, बढ़िया है ना, आते हैं मम्मा की हेल्प हो जाएगी। मैम, आते हैं। हाँ ठीक है, एनीवेज थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बेटा, बाय मैम। बाय बेटा।